भविष्यवाणी, फ्यूचर प्रिडिक्शन। मानो या ना मानो, आप सभी लोगों ने जिंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी चीज के बारे में या अपना ही फ्यूचर प्रिडिक्ट जरूर किया है। अब आप ये कहेंगे भाई हमने तो ऐसा कभी किया ही नहीं, आप कैसे कह सकते हैं? लेकिन ये सच है। आपने कभी सोचा होगा अपने स्कूल टाइम पर कि आज मेरे इस सब्जेक्ट में इतने ही मार्क्स आएंगे और सडनली आपको पता लगता है कि आपके उतने ही मार्क्स आए। कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि मुझे आज के दिन घर से बाहर नहीं जाना है, मेरा आज बुरा हो जाएगा, और आपको मालूम चलता है कि जिस काम के लिए आप घर से बाहर जा रहे थे सचमुच वो काम इधर बिगड़ ही चुका था, तो आपके साथ में भी वहां पर बुरा होता। कभी कभार आपको लगता होगा कि आज जो मौसम है ये एकदम से बदल जाएगा, और ऐसा होता भी है। बिना किसी वेदर फॉरकास्ट को देखे हुए आप इस चीज को प्रिडिक्ट कर देते हैं। कहते हैं ना सिक्स्थ सेंस, वो फ्यूचर प्रिडिक्शन की सिक्स्थ सेंस के चलते आपने इस चीज के बारे में बता दिया। ठीक है, और ये चीज जो है फ्यूचर प्रिडिक्शन, ये कभी कभार ही सच होती है। ऐसा नहीं कि हर बार जो इंसान ये बात बोल रहा है उसकी बात सच होगी ही। आपका भी फ्यूचर आपके पैदा होने के साथ में ही बता दिया जाता है। मालूम होगा आपको कि आपकी एक कुंडली बनी हुई है जिसके अंदर यह लिखा है कि आपकी नेचर कैसी होगी, आपकी शादी किस तरीके की लड़की से होगी, इसी के साथ साथ नौकरी आप किस तरीके की करेंगे, जिंदगी में उतार चढ़ाव, ये सब चीजें लिखी होती हैं। लेकिन एक चीज आप नोटिस करना, उस कुंडली के अंदर कभी भी किसी भी चीज की कोई एग्जैक्ट डेट नहीं होती। ये कोई नहीं बता सकता इस दुनिया के अंदर कि आपकी शादी 25 साल की उम्र में होगी या 30 साल की उम्र में, या इसी के साथ साथ कोई भी एक क्लेम नहीं कर सकता कि वो कुंडली के अंदर लिखी हुई बात 100% सही हो। आपने भी देखा होगा जिंदगी में आप कई बार ऐसे काम कर जाते होंगे जिसके बारे में उस कुंडली के अंदर मेंशन ही नहीं होगा, उससे बिल्कुल अपोजिट चीज। कोई भी इधर उस फ्यूचर के बारे में 100% सही बात नहीं कह सकता। लेकिन आज की कहानी जो है ना, इसको जब मैंने पढ़ा तो इसने मुझे अंदर से झंझोड़ के रख दिया। इसने सोचने पर मुझे मजबूर कर दिया, भला ऐसा कैसे हो सकता है। इस कहानी की शुरुआत ही इस तरीके से हुई थी कि एक इंसान को पता था कि उसकी मौत उसके जन्मदिन वाले दिन ही हो जाएगी। यह चीज उसको तो क्या, उसके घर वालों को भी तब से ही पता थी जब से उसका जन्म हुआ। जैसे ये बात मेरे सामने आई, इसने मेरे बिलीफ सिस्टम को सचमुच हिला करके रख दिया। तो आज की कहानी जो है ये है ऋत्विक के बारे में, जिसके पैदा होने के साथ में ही पंडित जी ने एक भविष्यवाणी की, एक फ्यूचर प्रिडिक्ट किया कि इस लड़के की मौत या तो 23 साल की उम्र में हो जाएगी या 27 साल की उम्र में। इन दोनों तारीखों में ही इसकी मौत हो जाएगी। ऐसा नहीं कि 24 में हो जाए, 25 में हो जाए, 26 में नहीं, या तो 23 साल में मर जाएगा नहीं तो 27 साल में, और ये हो के रहेगा। इसको रोका नहीं जा सकता। तो क्या है पूरा मामला, ये मैं आपके सामने फटाफट रख देता हूं। ऋत्विक का यहां पे जन्म हुआ 12 जून सन 1990 को। उस दिन दिल्ली के एक बहुत ही रईस परिवार में इधर ऋत्विक का जन्म हुआ। उनके परिवार की सबसे खास बात क्या थी कि उनके परिवार वाले धार्मिक बहुत थे, और वो किसी भी तरीके से ऐसी चीज़ों को नहीं करते थे जिसके चलते उनके ग्रह नक्षत्रों पे असर पड़े, या फिर भगवान जिनमें वो मानते थे वो उनसे खफा हो जाए। वो कभी भी सोच भी नहीं सकते थे कि वो इस तरीके का कोई काम करेंगे। 12 जून 1990 को एक बच्चे की किलकारी गूंजती है मल्होत्रा परिवार के अंदर, और सभी लोग बेहद खुश। खुशी का कोई ठिकाना नहीं। लड़के का नाम रखा गया ऋत्विक मल्होत्रा। सब लोग बहुत खुश थे। जैसा मैंने बताया कि ऋत्विक के पेरेंट्स काफी धार्मिक थे, तो वो इधर एक गुरुजी को जानते थे, और वो गुरुजी सिर्फ ऐसा नहीं कि ऋत्विक के पेरेंट्स की ही मदद करते हो, ऋत्विक की मदर की साइड से भी सभी रिलेटिव्स उनके पास आते थे। और ऋत्विक के फादर जब पैदा हुए थे उससे कई वक्त पहले से, मतलब कि उनके दादाजी या उनके परदादा जी के वक्त से ही उन गुरुजी के साथ में उन लोगों के संबंध थे। तो काफी उम्र थी गुरुजी की। इस चीज को मेंशन करना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे कहानी में इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता चल जाएगी। गुरुजी के पास वो लेकर के गए। गुरुजी ने जब उस लड़के को देखा, वो देख करके बिल्कुल हैरान रह गए। गुरुजी ने ऋत्विक के फादर को इधर कहा
मेरी उम्र 88 साल है, लेकिन इन 88 सालों में ऐसा बच्चा मैंने कभी नहीं देखा। घर वाले खुश, कि लगता है कि बहुत अच्छी बात है। ऋत्विक के फादर ने तो भाई कहा, गुरुजी हम तो धन्य हो गए, अब आपकी कृपा बरस गई है घर के ऊपर, और आपने ही कहा कि बच्चा बहुत अच्छा है, तो हम तो बहुत खुश हैं। गुरुजी जो इधर जानते थे कि सच क्या है, उन्होंने कहा, देखिए मैं आपके सामने झूठ नहीं बोल सकता और आपसे ये सच मैं छुपा नहीं पाऊंगा। इस बच्चे की मौत बहुत ही जल्द हो जाएगी। जैसे ही गुरुजी ने यह बात बोली, ऋत्विक की मां ऋत्विक के फादर को देखे और ऋत्विक के फादर ऋत्विक की मां को। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि गुरुजी ने अभी अभी कहा क्या है। सुनने में तो गलती नहीं होगी, क्योंकि कोई भी ये एक्सपेक्ट तक नहीं कर सकता कि एक बच्चा जो अभी अभी पैदा ही हुआ है, जिसकी आंखें भी नहीं खुली, उसके बारे में कोई शख्स ऐसा कह दे कि इसकी मौत बहुत जल्दी हो जाएगी। गुरुजी से उन्होंने फिर पूछा तो गुरुजी ने फिर कहा, इस लड़के की मौत बहुत नज़दीक है, बहुत जल्दी हो जाएगी। इतना बोलना था ही कि ऋत्विक की माँ तो उधर रोना शुरू हो चुकी थी। उन्हें तो लगा कि उनका तो घर परिवार सब कुछ तबाह हो चुका है। गुरुजी ने इधर कहा, देखिए जजमान, इस बच्चे की उम्र या तो 23 साल की है या सिर्फ 27 साल की है। मतलब कि या तो 12 जून सन 2013 को इसकी मृत्यु हो जाएगी या 12 जून 2017 को। और आप लाख कोशिशें कर लें, लेकिन आप इस बच्चे को बचा नहीं पाएंगे। ऋत्विक के फादर को यह चीज समझ नहीं आई कि आखिर ये बोल क्या रहे हैं। वो गुरुजी बहुत उम्र दराज थे और उनकी बहुत इज्जत थी उस घर के अंदर। तो उन्होंने कहा, गुरुजी हम समझ नहीं पा रहे आप ये बात बोल क्या रहे हैं, और आप मजाक कर रहे हैं क्या है? कह रहे नहीं, जिन नक्षत्रों में पैदा हुआ है और जिस तरीके के ये भाग्य को लेकर के अपने साथ में आया है, उसको मैं चाह करके भी बदल नहीं सकता। मैं तो क्या, दुनिया का कोई भी शख्स नहीं बदल सकता। साथ ही साथ गुरुजी ये भी बोलते हैं कि हम भविष्य को बदल नहीं सकते। हो सकता है कि थोड़ी सी तिगड़म बिठा करके इसकी जिंदगी को बचाया जा सके, वो भी मैं शायद बोल रहा हूं, क्योंकि चांसेस ना के बराबर ही हैं। इस लड़के की मौत बहुत नजदीक है, बहुत जल्दी भरी जवानी में लड़का गुजर जाएगा। उन्होंने पूछा, गुरुजी कुछ उपाय बताइए। उन्होंने कहा, इसका कोई भी उपाय नहीं है। धीरे धीरे करके जब ये लड़का बड़ा होता जाएगा तो ये अपने आप ही उस तरीके के सिम्टम्स को शो करेगा कि इसके ऊपर कोई ऊपरी चक्कर है, और वो ऊपरी चक्कर इस दुनिया में किसी भी मंदिर, किसी भी मजार में जाकर के ठीक नहीं हो सकता। सबसे बड़ी दुख की बात यही है। उन लोगों ने इधर ठान लिया कि शायद गुरुजी जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं या फिर उनको ज़्यादा पैसे वगैरह चाहिए। उन्होंने यहाँ पर और भी पंडितों को दिखाया, तो और भी पंडित जो इधर थे वो इस कैपेबल ही नहीं थे कि वो कुछ बता सके। उन्होंने कहा कि हमें कुछ इसकी कुंडली देखकर समझ नहीं आ रहा कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या है। बड़ी अजीब सी कुंडली है इसकी, बड़े अजीब से नक्षत्रों में पैदा हुआ है। लेकिन किसी ने भी ये बात नहीं बोली कि इस बच्चे की मौत 23 साल या 27 साल की उम्र में हो जाएगी, सिर्फ गुरुजी को छोड़ करके। उन्हें विश्वास आ चुका था कि गुरुजी झूठ नहीं बोल रहे, क्योंकि दूसरे पंडित इस काबिल थे ही नहीं। खैर, अब बच्चा पैदा हुआ है, उसकी देखभाल तो करेंगे ही, चाहे बच्चे की उम्र मात्र 23 साल रहे या फिर 27 साल, उसकी केयर तो की ही जाएगी। उन लोगों ने ये बात ठान ली थी कि हम भविष्य को बदल देंगे, हम कुछ भी कर लेंगे, भविष्य बदल देंगे, और हम किसी भी तरीके से इसके ऊपर एक आंच भी नहीं आने देंगे। कमाल की बात इधर पता है क्या है, ऋत्विक के पेरेंट्स को रीजन भी पता था कि ऋत्विक की मौत क्यों होगी, क्योंकि आपने ये बात तो बता दी कि उसकी मौत जो है 23 साल या 27 साल में हो जाएगी, लेकिन क्यों होगी भाई? ऐसी कौन सी शक्ति उसके ऊपर हावी है? ये चीज उन गुरुजी ने उनको बहुत पहले ही बता दी थी जब ऋत्विक का जन्म हुआ था, लेकिन उन्होंने जिंदगी भर ऋत्विक से ये रीजन छुपाया कि उसकी मौत क्यों होगी। 1 साल जब ऋत्विक को हुआ इस दुनिया पे आए हुए, 1991 की बात है, तो घर के अंदर खुशी नहीं बल्कि शोक का माहौल था। लोग दुखी थे कि बच्चे की उम्र 1 साल और कम हो गई, और
क्या पता ये 22 साल और जी उसके बाद ही मर जाए। हर बार ऐसा ही होता था। और धीरे धीरे करके जब ऋत्विक बड़ा होता चला गया तो वो देखता था कि उसके जन्मदिन वाले दिन उसकी माँ बाप की आंखों में आंसू होते थे, वो उदास होते थे, कुछ छुपाते थे वो ऋत्विक से। दुनिया के कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के पैदा होने पर रोएंगे नहीं, लेकिन वो लोग रोते थे, खुशी से नहीं, गम से। धीरे धीरे करके जब ऋत्विक यहाँ और बड़े होते चले गए तो उनको बहुत डरावने सपने आते थे। उन्हें हमेशा ऐसा लगता था कि वो एक रोड पे खड़े हैं और एक ट्रक सामने से आ रहा है और उस ट्रक की जो इधर लाइटें हैं वो झपक रही हैं, ऐसे ऐसे करके झपकती है ना जैसे लाइटें। या फिर कह सकते हैं कि रात में जो टिपर होता है जो ट्रक वाले इधर देते हैं, वो चीज उनको दिखाई देती थी। इसी के साथ साथ उनको एक हॉर्न की आवाज भी सुनाई देती थी और वो ट्रक जो था वो बहुत तेजी से उनकी तरफ अप्रोच करता था। ऋत्विक बस चिल्लाते थे और चिल्ला करके उठ जाते थे। ये सिलसिला तब से शुरू हुआ जब उनकी उम्र महज 2 साल थी। तो 2 साल का बच्चा जो है वो इतना कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि उसके साथ में क्या हो रहा है। तो वो बस डर जाया करते थे और मम्मी को कहते थे कि मम्मी मम्मी मुझे इधर ना रोड पर नहीं जाना, कुछ अजीब सा मुझे दिखता है। धीरे धीरे करके बड़े हुए तो मालूम चला कि वो एक ट्रक है। और ये चीज़ जो थी ये रेगुलर बेसिस पर तो नहीं बट कुछ इंटरवल्स पर होती रहती थी। जैसे 5-7 दिन में वही सपना रिपीट, फिर से वही सपना रिपीट, ये चीज़ चलती रहती थी। बहुत डर गए थे वो, बहुत सहम गए थे। और इस सपने के साथ साथ उनको और भी अजीबोगरीब सपने आते थे कि एक औरत जो है उसका साया उनको एक जगह पर कोने पर खड़ा हुआ वो दिखाई देता था सपने के अंदर। और वो औरत जो थी वो अपने चेहरे को ऐसे या फिर ऐसे करके उनकी तरफ देखती थी। ये चीज़ वो महसूस करते थे, कुछ कहती नहीं थी वो, बस वो साया था और वो साया हिलता रहता था। उठ करके उन्होंने अपनी मम्मी को इसके बारे में बताया तो मम्मी जो थी उनकी वो रो पड़ती थी, क्योंकि अब धीरे धीरे करके वो बड़े हो रहे थे, हर चीज़ समझते थे। पापा को बताते थे, पापा भी रो पड़ते थे, लेकिन कोई सच बता ही नहीं रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। इसके बाद में और भी अजीबोगरीब सपने उनके मन के अंदर दस्तक देना शुरू कर चुके थे। यहाँ पर उन्हें लगता था कि कोई उनके माथे पर हाथ रख रहा है, उनके बालों को सहला रहा है। ये उन्हें सपने में लगता था कि कोई ऐसा कर रहा है। एक औरत उनके पास में खड़ी है और एक आकृति है, वो एक जवान औरत कह सकते हैं उसे, उसकी आकृति है और वो ऐसे करके उनके बालों को सहला रही है। उन्हें बड़ा अजीब लगता था। पहले तो डरते थे वो, लेकिन आपने कहावत सुनी होगी कि किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। यानी कि अगर आप अघोरियों से पूछेंगे तो उन्हें भूत प्रेतों से डर नहीं लगता। आपको या आम इंसान को, किसी को भी इन सब चीज़ों से डर लगेगा, लेकिन वो जो भूत प्रेतों के बीच में ही रहते हैं उन्हें उससे डर नहीं लगता, उनके लिए आम सी बात है। ऋत्विक के लिए ये चीज़ आम हो चुकी थी। महज 8-9 साल की उम्र हुई उनकी और अब उनके लिए ये चीज़ आम हो चुकी थी। 8-9 साल तक वो बहुत ब्रेव हो चुके थे, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, जैसा आप एक अच्छे इंसान से, एक अच्छे बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं, वो सब कुछ ऋत्विक की ज़िंदगी में था। लेकिन ये सिलसिला जो था रोने का उनके जन्मदिन पर, इसकी इंटेंसिटी हर जन्मदिन पर बढ़ जाया करती थी। ऋत्विक 10 साल के हुए तो माँ और तेज तेज रोने लग जाती थी और पहले जो वो 1-2 मिनट रोती थी अब वो यहाँ पर 1-2 घंटे तक रोया करती थी। बहुत मनहूसियत जैसी चीज़ थी। उन्होंने इधर स्कूल में देखा था कि जब किसी का बर्थडे होता था तो बच्चे सेलिब्रेट करते थे, बर्थडे पार्टीज में वो जाते थे तो माँ बाप बहुत खुश, क्यों कोई रोएगा, तंग होकर के। उन्होंने एक दिन अपनी माँ से पूछ ही लिया, मुझे सच बताओ आप लोग रोते क्यों, आपको मुझसे प्यार नहीं है। वो कहते बेटा तू कैसी बात कर रहा है, देखो ऐसा क्यों लगता है हमें तुझसे प्यार नहीं। कहता नहीं, आपने मुझे सब कुछ दिया लेकिन फिर भी एक उदासी आपके मन के अंदर है, ऐसा क्यों है कि आपने मुझे अडॉप्ट किया है, ऐसा कुछ। बहुत सवाल थे ऋत्विक के मन के अंदर, उनके जहन के अंदर कि आखिर माँ बाप रोते क्यों हैं, कब तक आखिर सच को वो छुपाते और कब तक वो ऋत्विक को इधर झूठी दिलासा देते। उन्होंने 10 साल की उम्र जब ऋत्विक की हुई उस वक्त पर उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया कि बेटा तेरी उम्र जो है वो यहाँ से सिर्फ 13 साल या 17 साल की और है और उसके बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी। अब
इधर जो ऋत्विक के माँ बाप थे उन्होंने एक्सपेक्ट किया होगा कि बच्चा जो है रोएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऋत्विक ने उनकी बात को बहुत ध्यान से सुना और सुन करके चुपचाप अपने कमरे में चले गए। शायद वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे या फिर वो इधर माँ बाप के सामने रोना नहीं चाहते थे। धीरे धीरे करके ऋत्विक के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आने शुरू हो गए। अब वो यहाँ पर भगवान को कोसने लग गए। उनकी ज़िंदगी जो पहले अच्छी चल रही थी वो अब और भी अच्छी चल रही थी। ऐसा नहीं था कि ज़िंदगी खराब हो गई, नहीं, ऐसा नहीं था। और अच्छी ज़िंदगी थी और अच्छे उनके ग्रेड्स आते थे, घर परिवार बहुत तरक्की कर रहा था। लेकिन ऋत्विक का जो मन था वो ऊब चुका था। रीज़न यही हो सकता है कि शायद वो इधर इस बात को समझ गए हों कि उनके माँ बाप, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे से झूठ कैसे बोल सकता है। उन्हें समझ में आ चुका था कि उनकी उम्र बहुत कम है, लेकिन इसी सच के सहारे उन्होंने जीना भी सीख लिया था। अब उनके माँ बाप उनसे पूछते कि बेटा तुझे यहाँ पर अजीब नहीं लगता कि तेरी उम्र इतनी कम है? वो कहते हैं ये कैसा बेहुदा सवाल है। अब आपकी उम्र 60 साल है, अब आप यहाँ से कितना जी लेंगे? 10 साल 20 साल? तो इस चीज़ को लेकर के आप रोते हैं क्या? कोई भी इंसान रोता है क्या? हाँ, ये ज़रूर है किसी को अपनी मौत की तिथि नहीं पता, लेकिन कोई भी इंसान रोता थोड़ी है। मौत तो कभी भी आ सकती है, किसी के दरवाजे पे किसी भी वक्त दस्तक दे दे। इसके बारे में कौन क्या कह सकता है। और साथ ही साथ ऋत्विक ये भी बोलते थे कि मैं उस भगवान में नहीं मानता जो मुझे एक कर्ज तक से भी नहीं बचा सकता। मैं ऐसे ईश्वर में, ऐसे खुदा में अपना बिलीफ नहीं रखता। ये चीज़ वो समझ चुके थे और धीरे धीरे करके ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। सपने उन्हें आज भी आया करते थे। ऋत्विक का 23वां जन्मदिन आ जाता है और 23वें जन्मदिन से एक रात पहले ऋत्विक की माँ बहुत रो रही थी। उन्हें लगा कि हमारा बेटा मर जाएगा। ऋत्विक को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो बिल्कुल निडर थे, बिल्कुल ब्रेव थे। उन्होंने ठान रखा था जो होगा देखा जाएगा, और विश्वास तो करते ही नहीं थे। घर वालों ने इधर कहा कि हमने एक पंडित जी से बात करी है, राजस्थान के आसपास एक पंडित जी रहते हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो चीज़ है इसको टाला जा सकता है, और अगर बेटा तू हमारा सहयोग दे तो हम तुझे वहाँ लेकर जाना चाहेंगे। वो लेकर के गए उसको। पहले तो ऋत्विक ने ना नुकुर की कि मैं नहीं जाता, मैं नहीं मानता, बट अपने माँ बाप का मन रखने के लिए एक बार उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, वो चले गए। वहाँ पर जाकर के उन पंडित जी ने ऋत्विक को यहाँ पर हवन कुंड की भभूति दी और इसी के साथ में कुछ मंत्र उन्होंने पढ़े, और लगातार वो ऋत्विक को देख रहे थे और कह रहे थे तुम आंखें नहीं झपकाओगे। ऐसा ही ऋत्विक ने किया भी और वो पंडित जी को देखते रहे। कुछ 15-20 मिनट का कार्यक्रम होगा। उसके बाद पंडित जी ने कहा इस बच्चे के ऊपर अब जो वो साया है वो टल चुका है, और याद रहे कि जब इसकी उम्र 27 साल की हो तो इसे वापस यहाँ पर लेकर के आए, ताकि ये कर्स जो इसका पीछा कर रहा है, श्राप जो इसका पीछा कर रहा है, वो खत्म हो जाए। घर वालों ने बहुत अच्छा कहा और बहुत दुआएं लेकर वापस आए। ऋत्विक इन सब चीज़ों को बिल्कुल बेफिजूल मानते थे और वो अब अपनी ज़िंदगी में कामयाब भी होना शुरू हो चुके थे। एक लड़की से वो प्यार भी करते थे, और उनकी मैं बैक स्टोरी यहाँ पर नहीं बता रहा, नहीं तो कहानी खामा खामे बहुत लंबी खिंच जाएगी। उनसे वो प्यार करते थे और कॉलेज के वक्त से उनसे मिले थे। इसी तरीके से नॉर्मल सा प्यार था। घर वाले भी राज़ी थे और उन्होंने सोच रखा था कि कुछ 4-5 साल बाद हम लोग यहाँ पर शादी कर लेंगे। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोनों इधर बहुत खुश थे। जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी, लेकिन अभी भी रोने धोने का सिलसिला चलता ही रहता था। ऋत्विक के 27वें जन्मदिन से ठीक एक हफ्ते पहले ऋत्विक यहाँ पे प्लान करते हैं कि वो इधर शिमला घूमने जाएंगे। ये बात है 5 जून 2017 की। उन्होंने अपने घर वालों को कहा कि मेरे जो 4 दोस्त हैं उनके साथ में मैं इधर जो है घूमने के लिए शिमला जा रहा हूँ। घर वालों ने कहा बेटा ऐसा तू मत कर, और तुझे भी मालूम है कि तेरे बारे में क्या भविष्यवाणी है। वो कहते हैं मैं थक चुका हूँ इन सब बातों को सुनते सुनते, मैं नहीं रुकने वाला, और कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी तो जीना छोड़ नहीं देता। मुझे रोकने की कोशिश मत करो, सिर्फ निराशा ही हाथ आएगी आपके, और मैं अपनी ज़िंदगी का फैसला कर चुका हूँ। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, अगर तू इधर घूमने जाना चाहता ही है तो एक मेहरबानी हम पे कर, तू इधर शिमला छोड़ करके पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी चला जा जहां तेरा मन करे। वो कहते हैं क्यों भाई? उन्होंने कहा देख, हमने तेरी इतनी बात रखी,
तू हमारी इतनी बात रख, हमसे सवाल जवाब ना कर, हम उस सवाल का कोई जवाब तुझे नहीं दे पाएंगे, बस बेटा इस बात को मान। ऋत्विक ने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं। ऋत्विक ने अपने दोस्तों को कहा कि भाई एक काम करो, इधर शिमला का प्लान कैंसिल करो और गोवा का प्लान इधर बना लो, अपन लोग गोवा घूम के आएंगे। बर्थडे उन्हें वहीं पर सेलिब्रेट करना था कि 12 जून की रात को वो इधर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। सब दोस्तों ने कहा ठीक है भाई, जैसा तू कहे। जिस दिन ऋत्विक को यहां पर जाना था, उस दिन ऋत्विक की माँ एक धागा लेकर के आई और उन्होंने कहा कि बेटा तुम मेरी बात मानोगे तो नहीं, लेकिन बस इतनी सी मेहरबानी अपने माँ पे कर दो, एक और मेहरबानी कर दो। ये धागा है ना, इसको अपने से जुदा मत करना, ये अपनी कलाई पर बांधो और इसको अलग मत करना बेटा। उन्होंने कहा माँ ये किस चीज़ का धागा है? तो उन्होंने कहा बेटा ये हम जो है ना बालाजी महाराज से लाए हैं। बालाजी महाराज से कहने का मतलब है कि वो हनुमान जी को इधर बोल रही थी, बालाजी टेम्पल नहीं जो राजस्थान में है। उन्होंने कहा हम बालाजी महाराज के पास से इसे लाए हैं और इसके अंदर जो है काफ़ी शक्तियाँ हैं, ये तुम्हारी रक्षा करेगा बेटा, और हनुमान जी सबकी रक्षा करते हैं। उसने कोई भी इधर सवाल जवाब नहीं किया और चुपचाप से वो धागा पहन लिया। ठीक है, माँ को भी थोड़ा लगा कि इसको समझाना मुश्किल होगा, लेकिन उसने धागा पहन लिया। उसका प्लान क्या था उस धागे को लेकर के, ये आपको आगे पता चलेगा। अपने दोस्तों के साथ वो यहाँ पर शिमला के लिए निकल गया, जबकि घर वालों ने साफ हिदायत दी थी कि तू शिमला नहीं जाएगा। उसने दोस्तों को कहा था कि तुम लोग गलती से भी ये बात नहीं बोलोगे कि हम लोग शिमला जा रहे हैं। अपनी गर्लफ्रेंड को भी उन्होंने ये बात बोल दी थी। वहाँ पे वो लोग पहुँच गए और सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन वहाँ पर पहुँच के न जाने ऐसा क्यों लग रहा था इधर ऋत्विक को कि इधर उनके साथ कुछ गलत होने वाला है। ये फीलिंग उन्हें पहले कभी नहीं आई थी। ये चीज़ उन्हें लगातार फील हो रही थी कि कोई बहुत बड़ी गलती उन्होंने यहाँ पर आकर कर दी है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपने मन को एक दिलासा दी और सोचा जो होगा देखा जाएगा। ऐसे घुट घुट के, ऐसे डर डर के मैं जिंदगी नहीं बिता सकता, ये उन्होंने सोच लिया था। खैर वहाँ पे वो गए तो एक दिन सब कुछ ठीक रहा, सब कुछ बढ़िया चल रहा था और इसी तरीके से वक्त जो था वो आराम से बीत रहा था। कुछ भी अजीब नहीं हुआ उनके साथ। ऐसा नहीं कि उन्हें यहाँ पर दौरे पड़ने शुरू हो गए हो या फिर उनको उल्टी आनी शुरू हो गई हो, नहीं, बस एक घबराहट सी थी ज़रूर मन के अंदर। एक रात वो इधर बैठ के अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे और इधर उन्होंने वीडियो चैट उनको की और जो प्राइवेट टॉक होती है बेसिकली वो इधर वो लोग कर रहे थे, आराम से बैठ के बात कर रहे थे। अचानक से उनकी गर्लफ्रेंड बहुत ही ऑड चीज़ उनके पीछे नोटिस करती है। वो कहती हैं तुम्हारे पीछे वो औरत कौन है? वो कहते क्या, तुम्हारे पीछे औरत कौन है? वो पीछे मुड़ के देखते, पीछे तो कोई औरत नहीं थी। उन्होंने कहा यार मजाक मत करो, मैंने तुम्हें ये क्या बता दिया कि मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है, तुम तो यार मजे लेना शुरू कर देती हो। और इसी के साथ साथ इधर ऋत्विक ने कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड को ये बात नहीं बताई थी कि उनकी जो मौत के बारे में प्रिडिक्शन हो रखी है वो क्या है। उन्हें नहीं पता था, उनकी गर्लफ्रेंड को इसके बारे में बहुत बाद में पता चलता है। वो कहती नहीं यार सच में उधर कोई लड़की है और तुमने किसी को बुलाया है क्या वहाँ पे? तुम इतने गंदे इंसान आखिर कैसे हो सकते, तुम्हारे दोस्त आखिर इतने गंदे कैसे हो सकते हैं जो इस तरीके की चीज़ें सोच सकते हैं? वो कहते हैं नहीं यार कोई नहीं है। लेकिन अब वो पीछे मुड़ के देखते हैं, वहाँ पे सचमुच एक लड़की बैठी हुई थी और वो लगातार ऋत्विक की तरफ ही देख रही थी। सिनेरियो कुछ इस किस्म का था कि जैसे मान लीजिए ऋत्विक एक टेबल पे बैठे हैं, तो जो होटल है उसके बाहर बेसिकली वो लड़की वहाँ पर बैठी हुई है और बैठ करके ऋत्विक की तरफ देख रही है। तो काफ़ी दूर थी वो, चेहरा तो क्लियरली दिखाई दे ही नहीं सकता था, रात की बात थी, वैसे ही बाहर अंधेरा, तो कोई कह ही नहीं सकता कि क्या है। बस देख करके ऐसा लग रहा था कि वो लड़की है। ऋत्विक ने देखा तो वो उन्होंने कहा हाँ सच में लड़की है। और वो कहते हैं मैं इससे बात करता हूँ, तुम मेरी बात का विश्वास करो मीनल, मेरा और इसके बीच में कोई भी अफेयर नहीं है और मैं इसको जानता तक नहीं हूँ। उन्होंने ये बोल करके कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। वो गए और उस लड़की की तरफ देखते हैं। अचानक से वो लड़की उस चेयर पे से उठती है और उठ करके चुपचाप अपने किसी रूम में चली जाती है। ऋत्विक लगातार उस लड़की को देख रहे थे
क्योंकि उस लड़की की जो खूबसूरती थी वो इतनी ज़्यादा थी ना कि उसके सामने चांद भी फीका लगे। बहुत बहुत ही ज़्यादा सुंदर लड़की। और इसी के साथ साथ ऋत्विक को ये भी महसूस हो रहा था कि उन्होंने इसे पहले भी कहीं देखा है। तो इस पार्ट को जो है बेसिकली मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर 25 मिनट की ऊपर जा चुकी है। बट ऐसा नहीं है कि मैं 25 मिनट से ऊपर की वीडियोस नहीं बनाता हूँ, बट इन अ वन स्ट्रेच अगर मैंने इस वीडियो को कंप्लीट कर दिया तो जो वीडियो की टाइम है वो 1 घंटे से ऊपर का भी शायद जा सकता है। तो इसका जो दूसरा पार्ट है वो मैं कल यहाँ पर अपलोड कर दूँगा। उसके अंदर आपको ये पता चलेगा कि ऋत्विक जो है वो उस कर्ज से बच पाया कि नहीं बच पाया। वो लड़की जो इधर उसको होटल के अंदर दिखाई दी थी वो कौन थी, उन सपनों का राज क्या था और किस तरीके से ये सारा का सारा सच सामने आता है, ये सब कुछ आपको कल की वीडियो के अंदर मैं बता दूंगा। तो आज की वीडियो के अंदर तो बस इतना ही था। बाकी अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही रियल हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पर, यहाँ पर ऊपर आपको दिखाई दे रही होगी। इसी के साथ साथ आप उस स्टोरी को मेरी इंस्टा आईडी पर भी शेयर कर सकते हैं। दोनों का ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगा। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हो वहाँ पे जा कर के अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर दीजिए। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी रहेगी कि जब भी अपनी स्टोरी को भेजें तो जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में भेजिए, ताकि जिस तरीके से आपने उस स्टोरी को मेरे सामने रखा है उसी लहजे में मैं बाकी लोगों के सामने भी उस स्टोरी को पेश कर सकूं। ये छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। और इसी के साथ साथ अगर आपको यहाँ पर टाइप करने में प्रॉब्लम है तो वॉइस मैसेज के द्वारा भी अपनी स्टोरी इंस्टाग्राम पे मुझे आप भेज सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर तो बस इतना ही था। अब मुझे दीजिए इजाज़त। तो मिलता हूँ कल आपसे इस स्टोरी के दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।